हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। यानी प्रकाश जो है हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है। बताना है दोस्तों कि प्रकाश का जो वेग है सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होती है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में। यानी प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम कांच में होती है और सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। बताना है दोस्तों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग की जाती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। यानी मोटर गाड़ी के जो है चालक के सामने उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। यानी मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर के रूप में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल। यानी उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। यानी अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? बताना है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। यानी प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम हैं? तो 2 नियम, जिसमें पहला नियम होता है कि आपतित किरण जो है और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? यानी साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। यानी साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? 10 सेमी,
20 सेमी, 5 सेमी या 40 सेमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों जो है वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, यानी r बराबर 2f और यहाँ f का मान 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होती है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताना है दोस्तों कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होती है? सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीधा, यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब है हमेशा सीधा होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो हो जाएगा सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा तो उसका उल्टा होती है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी बताना है दोस्तों कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह वो कैसा होती है? उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी अवतल, यानी कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वह अवतल होती है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होती है? बताना है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में जो है किस दर्पण का प्रयोग की जाती है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल, यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग की जाती है और हम लोग जो चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और वाहनों के जो है पीछे का दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग की जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है। बताना है दोस्तों कि सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का प्रयोग की जाती है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तथा उत्तल तथा अवतल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण। ये सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो उसे कहते हैं, यानी कि क्या कहलाता है? कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ क्या होती है? वक्रित होती है, तो वह क्या कहलाती है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, यानी औसत दर्पण जो कि बाहर की ओर वक्रित होती हैं उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है दर्पण सूत्र है? बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सा दर्पण सूत्र है? 1/v + 1/u बराबर 1/f या 1/u - 1/v बराबर 1/f या 1/v + u/1 बराबर 1/f या v/1 + 1/u बराबर 1/f। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी दर्पण सूत्र का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r बराबर 2f, f बराबर r या f बराबर 2/r या r बराबर f/2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए r बराबर 2f,
क्योंकि गोलीय दर्पण जो है और फोकस दूरी के बीच संबंध होती है R/2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की दुगनी होती है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस की क्या होती है, दुगनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। बताना है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बताना है दोस्तों कि दंत विशेषज्ञ जो है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण, यानी दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को है ना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। यानी बताना है दोस्तों कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, या काल्पनिक एवं सीधा, या सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आभासी और सीधा, यानी जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बताना है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति जो है क्या है, मतलब कहाँ बनती है, वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत पर, यानी जब कोई वस्तु फोकस पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी कि जब कोई वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर या फोकस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फोकस पर, यानी जब कोई वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, और अगर किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती हैं क्या कहलाती हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या वाटर पेपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ, यानी जिस पदार्थ से जो है प्रकाश आसानी से पार कर जाती हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों से प्रकाश पार नहीं हो पाती हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का जो कुछ ही भाग पार हो पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। बताना है कि जो है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उस वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
आधी होती है। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आधी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना है दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी या और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हमेशा सीधा। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताना है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तल दर्पण को कहा जाता है। बताना है दोस्तों कि उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी दर्पण। यानी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश का किरण पुंज किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे कहा जाता है। यानी जब प्रकाश का किरण जो है किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे मतलब क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी किरण पुंज। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरणें जो है किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपसारी किरण पुंज। कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैलती चली जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।